आज का हमारा टॉपिक है ईसीजी मतलब कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। आपने टेलीविज़न शोज़ में बहुत सी बार हॉस्पिटल का सीन देखा होगा जिसमें एक पेशेंट को एक मशीन लगाई गई है और उसे मॉनिटर किया जा रहा है। वहाँ पर स्क्रीन पर वोल्टेज के ट्रेसेस दिखाई देते हैं और एक साउंड वहाँ हमें सुनाई देता है, पीप 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 पी। ये जो लास्ट में साउंड आता है पी का, इसका मतलब यह होता है कि पेशेंट है वो कार्डियक अरेस्ट में चला गया है। कार्डियक अरेस्ट का मीन्स ये है कि उसकी हार्ट बीट जो है वह रुक गई है, बंद हो गई है। इस टाइप की जो मशीन होती है वह इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को ऑब्टेन करने के लिए यूज़ में लाई जाती है। ईसीजी एक्चुअल होता क्या है? तो जो कार्डियक साइकिल होती है, कार्डियक साइकिल के दौरान हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वह ईसीजी कहलाता है। जब हमें एक स्टैंडर्ड ईसीजी को प्राप्त करना होता है तो हम पेशेंट को एक मशीन से कनेक्ट करते हैं जिसमें कि 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स होती हैं। ये 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स, इनमें से प्रत्येक उसकी कलाई पर और एक जो है उसकी लेफ़्ट एंकल पर अटैच कर दी जाती है और उसकी हार्ट की एक्टिविटी को वहाँ पर कंटिन्यूसली मतलब कि लगातार मॉनिटर किया जाता है। अगर हमें हार्ट की और डिटेल इवोल्यूशन करना है, मतलब कि और उसकी विस्तृत जानकारी चाहिए कि किस तरीके से हार्ट यहाँ फंक्शन करता है, तो हम मल्टीपल लीड्स को उसके चेस्ट रीजन में अटैच करते हैं जिससे कि हमें यहाँ पर और अच्छी तरीके से उसकी सारी जानकारी प्राप्त हो जाती है। यहाँ पर हम केवल एक स्टैंडर्ड ईसीजी के बारे में बात कर रहे हैं। ईसीजी की जो प्रत्येक पिक होती है वह पी से टी लेटर के द्वारा पहचानी जाती है, जो कि हार्ट की स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी से रिलेटेड होती है। जो पी वेव होती है वह एट्रिया के इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन या डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करती है, जो कि दोनों एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन मतलब कि सिकुड़न को यहाँ बढ़ावा देता है। द QRS कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट द डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स। जो QRS यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, QRS कॉम्प्लेक्स जो है यह वेंट्रिकल के डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, जो कि वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन मतलब कि वेंट्रिकल्स के सिकुड़न को शुरू करता है, उसे स्टार्ट करता है। कॉन्ट्रैक्शन क्यू के तुरंत बाद स्टार्ट हो जाता है और यह सिस्टोल की शुरुआत को यहाँ पर चिन्हित करता है। अब जो यहाँ दिखाई दे रही है आपको टी वेव, यह टी वेव जो है वेंट्रिकल्स का एक्साइटेड स्टेट से नॉर्मल स्टेट में वापसी को यहाँ पर रिप्रेजेंट करती है। जब वेंट्रिकल एक्साइटेड स्टेट से नॉर्मल स्टेट में यहाँ पर रिटर्न आते हैं तो वहाँ पर ये टी वेव हमें दिखाई देती है, मतलब कि उसका रीपोलराइजेशन हो रहा है। द एंड ऑफ द टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल। टी वेव का अंत यहाँ पर सिस्टोल के अंत को चिन्हित करता है। QRS कॉम्प्लेक्स दिए गए एक टाइम पीरियड में QRS कॉम्प्लेक्स के नंबर की गिनती करके हम किसी भी व्यक्ति की जो हार्ट बीट होती है उसे डिटरमाइन कर सकते हैं। विभिन्न व्यक्तियों से प्राप्त ECGs का दिए गए लीड कॉन्फ़िगरेशन के लिए सेम शेप होता है। अगर इस शेप में कोई भी डेविएशन मतलब कोई भी विचलन हमें दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर कोई एबनॉर्मेलिटी
की संभावना है या फिर किसी बीमारी की वहाँ पर संभावना हमें दिखाई देती है। इसलिए जो क्लिनिकल डायग्नोसिस होते हैं उसमें ईसीजी का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर, वो है डबल सर्कुलेशन, दोहरा परिसंचरण। देखिए, जो ब्लड होता है वो ब्लड वेसल्स मतलब कि आर्टरीज और वेन्स में एक फिक्स रूट में ही वहाँ पर फ्लो होता है। जो आर्टरीज होती हैं, जो वेन्स होती हैं, वो 3 लेयर्स की बनती है। इनकी जो इनर लाइनिंग होती है वो स्क्वेमस एंडोथेलियम मतलब कि ट्यूनिका इंटीमा। जो मिडिल लेयर होती है वो स्मूथ मसल्स इलास्टिक फाइबर्स की ट्यूनिका मीडिया, और एक्सटर्नल लेयर कोलेजन फाइबर वाले फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू ट्यूनिका एक्सटर्ना की बनी ट्यूनिका एक्सटर्ना कहलाती है। जो ट्यूनिका मीडिया होती है वह वेन्स में आर्टरी की तुलना में यहाँ पर पतली होती है। हम देख सकते हैं, ये इस फिगर में हम देख सकते हैं कि वेन का जो ल्यूमेन है वो बड़ा है। इसका मतलब इसकी जो ट्यूनिका मीडिया है वो बीच वाली जो यहाँ पर एक जो मसल्स हैं वो क्या है, यहाँ पर पतली है। यहाँ पर ल्यूमन देख सकते हैं आप, बड़ा है। इसका मतलब कि यहाँ पर बीच में पाई जाने वाली जो लेयर्स है ट्यूनिका मीडिया वो मोटी है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि राइट वेंट्रिकल जो है वो ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी में पंप करते हैं, जबकि जो लेफ्ट वेंट्रिकल होते हैं वह ब्लड को ओर्टा में पंप करते हैं। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो कि पल्मोनरी आर्टरी में पंप किया जाता है वह लंग्स से गुजरता है, फेफड़ों से गुजरता है, और वहाँ से ऑक्सीजनेटेड होकर यह ब्लड पल्मोनरी वेन्स से लेफ्ट एट्रियम में पहुँचता है। यह पाथवे पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है। अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो कि ऑर्टा में एंटर होता है वह आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स और कैपिलरीज के नेटवर्क से गुजरता हुआ टिश्यू में जाता है, जहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्यूल्स, वेन्स और वेना केवा के द्वारा कलेक्ट करके राइट एट्रियम में वहाँ पर फिल कर दिया जाता है। यह सिस्टेमिक सर्कुलेशन होता है। जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन होता है वह न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और अदर एसेंशियल सब्सटेंसेस को टिश्यू को प्रोवाइड करता है, मतलब टिश्यू को देता है, और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और अदर हार्मफुल सब्सटेंसेस को दूर लेकर जाता है और उन्हें शरीर से बाहर करता है। एक यूनिक वस्कुलर कनेक्शन लीवर और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बीच में पाया जाता है जिसे हिपैटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं। यह हिपैटिक पोर्टल वेन्स जो होती हैं, इस सिस्टम में पाई जाने वाली हिपैटिक पोर्टल जो वेन है वह सिस्टेमिक सर्कुलेशन हिपैटिक पोर्टल वेन सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन में ब्लड को डिलीवर करने से पहले इंटेस्टाइन से लीवर तक उसे कैरी करती है। कार्डियक मस्कुलेचर तक और कार्डियक मस्कुलेचर से ब्लड के सर्कुलेशन के लिए हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स का एक स्पेशल कोरोनरी सिस्टम पाया जाता है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी को कैसे रेगुलेट यहाँ किया जाता है। देखिए, जो हार्ट की नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है वो सब जो है उसके द्वारा ही, मतलब ऑटोमेटिकली ही रेगुलेट की जाती है। ये हार्ट के अंदर जो नोडल टिश्यूज़ होते हैं, मतलब कि जो स्पेशलाइज्ड मसल्स हैं,
वह हार्ट की जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है उनको ऑटो रेगुलेट करते हैं, इसलिए हार्ट को मायोजेनिक कहा जाता है। मेडुला ओब्लांगेटा में एक स्पेशल न्यूरल सेंटर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू कार्डियक फंक्शंस को मॉडरेट कर सकता है। न्यूरल सिग्नल सिंपैथेटिक नर्व, मतलब कि जो एएनएस का पार्ट होती है, ठीक है, तो न्यूरल सिग्नल सिंपैथेटिक नर्व्स के थ्रू हार्ट बीट की रेट, वेंट्रिकल की स्ट्रेंथ, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ, इनको बढ़ा सकते हैं और कार्डियक आउटपुट को यहाँ पर बढ़ा देते हैं। दूसरी तरफ पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल्स, जो कि एएनएस के ही अनदर कंपोनेंट होते हैं, वह हार्ट बीट को और जो एक्शन पोटेंशियल कंडक्शन की स्पीड होती है उन्हें यहाँ पर डिक्रीज कर देते हैं, मतलब कि घटा देते हैं, जिससे कि कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है। एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन्स भी कार्डियक आउटपुट को यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। अब हम बात करते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम की सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या डिसऑर्डर होते हैं। सबसे पहला आता है आपका हाई ब्लड प्रेशर, हाइपर टेंशन। देखिए, जब ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज मतलब 120/80 से हायर हो जाता है तो उसे हाइपर टेंशन कहा जाता है। इस मेज़रमेंट में 120 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी प्रेशर सिस्टोलिक या पंपिंग प्रेशर होता है और 80 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी प्रेशर डायस्टोलिक या रेस्टिंग प्रेशर होता है। अगर हम किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर लगातार चेक करें और वह 140/90 या फिर इससे ज़्यादा भी अगर वो आता है तो इसका मतलब ये होता है कि उसका जो ब्लड प्रेशर है वह हाई ब्लड प्रेशर है, वह हाइपरटेंशन में होता है। हाई ब्लड प्रेशर से बहुत सारी हार्ट से संबंधित डिजीज़ यहाँ पर हो सकती है और हमारी बॉडी के जो मेन ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि ब्रेन, किडनी, वो भी यहाँ पर प्रभावित हो सकते हैं। अगली जो डिजीज़ आती है वो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, यह डिजीज़ हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई करने वाली वेसल्स को अफेक्ट करती है, ठीक है। और इसका मेन कारण यह है कि उन वेसल्स के अंदर फैट, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम और फाइब्रस टिश्यू वहाँ पर डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वह वेसल्स क्या हो जाती है, चौक हो जाती है। उसका जो ल्यूमन होता है आर्टरीज का, वो नेरो हो जाता है, मतलब कि सकरा हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट की मसल्स को प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती। थर्ड जो डिसऑर्डर है वो है एंजाइना। इसे एंजाइना पेक्टोरिस भी कहा जाता है। एक्चुअल इसके जो सिम्टम्स होते हैं वह कब शो होते हैं, जब हार्ट मसल्स को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तो चेस्ट में एकदम पेन स्टार्ट हो जाता है। ये इसका मेन सिम्टम मतलब मेन लक्षण होता है। यह किसी भी उम्र के पुरुष या महिला को हो सकता है, पर कॉमनली यह मिडिल एज्ड और जो थोड़े बड़े होते हैं या वृद्ध लोग होते हैं उनमें देखने को मिलता है। और यह क्यों पैदा होता है, तो कुछ सिचुएशंस ऐसी पैदा हो जाती हैं जिनकी वजह से ब्लड का जो फ्लो है वो अफेक्टेड हो जाता है और एंजाइना नाम का डिसऑर्डर यहाँ पर देखने को मिलता है। अब आता है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर का मतलब यह है कि हार्ट की एक ऐसी स्टेट जब हार्ट ब्लड को सही तरीके से पंप नहीं कर पाता है बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग, मतलब कि आपकी बॉडी को जितनी आवश्यकता है ब्लड की, उतने ब्लड को या बॉडी के हर पार्ट में उतने ब्लड को, पर्याप्त मात्रा में ब्लड को जब हार्ट पंप नहीं कर पाता है तो यह हार्ट फेलियर के इसमें आता है।
इसको कभी कभी कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर भी कहा जाता है, क्योंकि लंग्स का जो कॉन्गेशन है वह इस डिजीज़ का मेन सिम्टम्स होता है। इस हार्ट फेलियर यह जो हार्ट फेलियर होता है यह कार्डियक अरेस्ट या फिर हार्ट अटैक के समान नहीं होता है। कार्डियक अरेस्ट में हार्ट बीट जो होती है वो बिल्कुल स्टॉप हो जाती है। हार्ट अटैक में क्या होता है कि जो हार्ट की जो मसल्स होती हैं वह ब्लड की प्रॉपर सप्लाई न होने की वजह से डैमेज हो जाती हैं, पर हार्ट फेलियर उनके समान नहीं होता है। तो आज का हमारा टॉपिक हम यहीं पर समाप्त करते हैं। गुड बाय।